आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जहां हम बात करते हैं कोरोना से जुड़ी साइंटिफिक कहानियों की, स्टडीज की और अलग अलग रिसर्च की। शुरुआत करने से पहले मैं उन 3 बड़ी स्टडीज का जिक्र करना चाहता हूं जिनका आपका जानना जरूरी है और इसे हम कोरोना कवरेज में पहले भी कवर कर चुके हैं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्लोज कॉन्टैक्ट्स कौन है। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की अपडेटेड गाइडलाइंस के अनुसार क्लोज कॉन्टैक्ट्स वो हैं जिनसे आपने 6 फीट की दूरी नहीं बनाई है और अगर आप उनके पास 15 मिनट से 24 घंटों तक के लिए खड़े हैं या आसपास हैं तो आप संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा, री इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिलहाल रेयर केसेस में ही री इन्फेक्शन के मामले देखे गए हैं। और तीसरी स्टडी है, आपके अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो लगभग 5 महीने तक ही रहती है। इसीलिए इस मुगालते में ना रहें कि हमारे अंदर एंटीबॉडी है तो हम एहतियात नहीं बरतेंगे। चलिए फिर आज सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी स्टडी की जो बताती है कि भले ही चीन से कोरोना वायरस निकला हो, लेकिन कोई और ही देश है जिसकी वजह से कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया। वहीं आपको बताएंगे कॉटन के मास्क में क्या दिक्कत है जब प्रदूषण दस्तक दे रहा है। साथ ही बताएंगे कि पुणे में खुला पोस्ट कोविड क्लिनिक में कोरोना से ठीक होने वाले पेशेंट्स में अब किस तरह की समस्याएं आ रही है। और आखिर में मुलाकात होगी एक कोरोना वॉरियर से जो खुद भी कोरोना का शिकार हुई थी। उससे पहले देश दुनिया से कोरोना का आपको अपडेट देते हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 50,210 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा 43,64,086 हो गया है। कई दिनों के बाद रोजाना मामले 50,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेथ रेट 1.57% से घटकर 1.49% रह गया है। अब तक 92.9% लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है और 6.4% मरीज ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। केरल, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और 3 राज्यों में एक्टिव केस में फिर से बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में 1003, दिल्ली में 994, तेलंगाना में 358 और केरल में 282 एक्टिव केस बढ़े हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6,842 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा एक दिन के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फिर से खुल गए हैं। हालांकि 50% क्षमता के साथ ही अनुमति मिली है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट और रिकवरी रेट बढ़ने के कारण सक्रिय मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। यहां रिकवरी रेट 96.5% है। आंध्र प्रदेश में 8 महीने बाद 2 नवंबर को स्कूल खोल दिए गए थे। अब यहां प्रकाशम जिले के 4 जिला परिषद स्कूलों में शिक्षक और छात्र वायरस से संक्रमित मिले हैं। अमेरिका में पहली बार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक दिन में 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। एक दिन में 1,04,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। यहां तक कि अस्पताल में भर्ती होने और गंभीर मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। WHO ने कहा है कि यूरोप में कोविड-19 के प्रसार में और तेजी आई है। पिछले हफ्ते दुनिया में सामने आए आधे से ज्यादा मामले यहीं से थे। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा गया कि यूरोप के देशों में पिछले हफ्ते की तुलना में मरने वालों की संख्या में 46% का इजाफा हुआ है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन को जल्द ही ब्रिटेन में लोगों को दिया जा सकता है, क्योंकि इस साल के अंत तक लेट स्टेज ट्रायल का डेटा उपलब्ध हो जाएगा। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आता है तो ब्रिटेन दिसंबर या 2021 तक आम लोगों के लिए वैक्सीन बाजार में ला सकता है।
और इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में बीमारी के पहले 5 दिनों के भीतर कोविड-19 रोगियों का पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी वजह से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जल्द पहचान हो पाएगी। जब से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, तब से ही पूरी दुनिया चीन को इस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम के कुछ वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया और बताया कि भले ही कोरोना वायरस फैलना चीन से शुरू हुआ हो, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए कोई और ही देश जिम्मेदार है। हमारी सहयोगी खुशबू ने इस स्टडी को पढ़ा और समझा। तो खुशबू, चीन से निकला कोरोना पूरी दुनिया में किस देश ने फैला दिया है? क्या कहती है स्टडी? देखिए प्रतीक, कोविड-19 वायरस का जो पहला मामला है वो 2019 के आखिर में चीन के वुहान शहर में पाया गया था। इसके बाद से ही चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस को लेकर रोज़ नई खबरें आती रहती हैं। अब प्रतीक, ये तो पता चल ही चुका कि कोरोना वायरस का जो सोर्स है वो चीन ही है, यहीं से वायरस जो है वो निकला था। लेकिन सवाल अभी ये बना हुआ है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर ये वायरस फैला कैसे, या किस देश ने इसे फैलाया। तो एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि यूरोप ने दुनिया भर में इस वायरस को इतने बड़े स्तर पर फैलाया है। अब ये रिसर्च आखिर और क्या कहती है मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तो यही कि ये रिसर्च की गई है यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड एंड पोर्टुगल की यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्हो में। ये रिसर्च कुछ 27,000 SARS-CoV-2 जीनोम के जेनेटिक सीक्वेंस पर आधारित है और 29 अक्टूबर को पीयर रिव्यू जर्नल, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के स्पेशल एडिशन के रूप में इसे प्रकाशित भी किया गया है। अब इस रिसर्च के लेखकों का कहना है कि भले ही यूरोपियन यूनियन ने बाहरी लोगों के लिए 17 मार्च से ही रोक लगा दी थी आने जाने पर, लेकिन पड़ोसी देशों में जो सीमाएं थीं वो अलग अलग प्रतिबंधों के साथ खुली रहीं। यानी कुछ प्रतिबंधों के साथ वहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ था। रिसर्चर्स ने बताया कि ब्रिटेन ने जून 2020 में ही सख्त ट्रैवल प्रतिबंधों को लागू किया था। ट्रैवल से जुड़े प्रतिबंध या तो बहुत कम थे या फिर बहुत देर से सख्त किए गए थे। अब ये रिसर्च जो है वो की कैसे गई है मैं बताती हूँ। वो ये है कि इस रिसर्च को हेड करने वाले थे क्लिनिकल जेनेटिक्स्ट डॉक्टर टेरेसा रिको और यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्हो के जाने माने जेनेटिक्स्ट डॉक्टर पेड्रो सोरेस। इन दोनों ने पहले हर्ट्सफील्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्टिन रिचर्ड्स और डॉक्टर मारिया पाला के साथ और जेनेटिक्स रिसर्च ग्रुप के हिस्से के रूप में सहयोग किया। उसके बाद इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर से मई तक के कोरोना वायरस के जेनेटिक सैंपल्स लिए गए। ये सैंपल्स एक ओपन एक्सेस जेनेमिक डेटाबेस से लिया गया। इस डेटाबेस का नाम है GISAID GSAID। इसके बाद रिसर्चर्स ने वायरस के फैलाव को देखते हुए एक नक्शा बनाया, एक मैप बनाया, जिसकी वजह से वो इस निष्कर्ष तक पहुँचे हैं। प्रतीक, एक और दिलचस्प बात है यहाँ पे, वो मैं बताना चाहूँगी कि भारत में भी इस साल जून में भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने जीनोमिक्स पर आधारित एक रिसर्च में कहा था कि जो ज़्यादातर मामले कोविड-19 के आए हैं वो यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और ओशेनिया से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू इस स्टडी को समझाने के लिए। तो देखिए, कोरोना के प्रति सख्ती से काम नहीं किया जाएगा तो हर कोई भुगतेगा। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस पार बात करेंगे कि क्या प्रदूषण में भी आप कॉटन के डिजाइनर मास्क ही पहन रहे हैं? अगर ऐसा है तो जरा रुक जाइए और सुन लीजिए कि एम्स के डॉक्टर क्या बता रहे हैं एक ब्रेक के बाद। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। तो ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप कोरोना कवरेज सुन रहे हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अभी कोरोना से लड़ाई खत्म ही नहीं हुई थी कि ये प्रदूषण भी दस्तक दे चुका है।
दिल्ली की हवा तो इतनी दूषित हो गई है कि इसमें सांस लेना भी मुश्किल है। कोरोना के लिए आजकल आप किसी भी तरह का कॉटन मास्क या कपड़ा मुंह पर बांध लेते हैं, लेकिन यही मास्क बढ़ते प्रदूषण में पहनना तो बड़ी गलती है। तो इसीलिए हमारी सहयोगी साक्षी ने इस विषय पर बात की एम्स के सर्जन डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव से। सर, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दिल्ली में कोरोना के साथ अब पॉल्यूशन भी चरम पर है, लेकिन कोरोना के चलते लोग कॉटन के कपड़ों से बना मास्क लगा रहे थे अब तक, लेकिन अब जब पॉल्यूशन भी साथ में है तो कॉटन मास्क कितना हेल्पफुल है? कॉटन मास्क जो धूल कीटाणु हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं ना, मच्छर मक्खी हैं, वो तो आपके नाक में जाने से रोक लेंगे। लेकिन कोरोना वायरस बड़ा सूक्ष्म वायरस है, कुछ माइक्रोन से भी बहुत ही छोटा है ना, तो वो जो साधारण कॉटन का है वो नहीं रुकेगा। अगर आपके सामने कोई कोरोना से पीड़ित मरीज बैठा है और उसने एकदम से छींका, जोर से छींका, सबसे ज्यादा स्प्रेड कहने छींकने में होता है या खांसा जोर से, तो उसके जो कीटाणु हैं उन्होंने वही अच्छी, आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत फोटो वीडियो बन जाएंगे, लोगों ने इसके बनाए हैं, पिक्चर बनाई है कि अंधेरे कमरे में किसी को कॉफ कराया तो देखा कि कितने दूर तक जाता है। तो साधारणतः करीब 1 मीटर 1.5 मीटर ऐसे वो दूर पार्टिकल गिर जाएंगे, ठीक है, छींक। लेकिन अगर वायु में धूल के कीटाणु उड़ रहे हैं, धूल कण उड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो तब तक उन कणों पे कोरोना वायरस बैठा रहेगा जब तक वो धूल के कीटाणु हवा में व्याप्त हैं, ठीक है। दूसरा, वायु की कितनी गति है, मतलब वायु प्रवाह, एयर स्पीड, ठीक है। अगर हवा तेजी से चल रही है तो दूर तक चला जाएगा, और जहां तक हवा जाएगी तब तक वो पार्टिकल दूर जा सकते हैं। तो हम लोग जो साधारण कहते हैं ना कि 2 मीटर का फासला रखो, 2 गज का फासला रखो, 2 हाथ का फासला रखो, तो मैं तो कहता हूँ 2 हाथ का फासला जरूरी है, क्योंकि आप हाथ में मीटर या गज तो रख के नहीं चलते कोई ना, तो हाथ सबके हाथ में रहता है, 2 हाथ का फासला। लेकिन ये 2 हाथ के जो फासले का सिद्धांत है, ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रयोग करके वहां बनाया, यूरोप में, अमेरिका में, जहां पे बहुत धूल नहीं रहती। अब आप हमारे यहाँ वो रूल नहीं पालन करेगा। क्यों? क्योंकि किसी अगर कोरोना के व्यक्ति ने या किसी और बीमारी के व्यक्ति ने खांसा या छींका, टीबी के ले लीजिए, तो वो कीटाणु एरोसॉल से धूल में व्याप्त हो गए, और जब तक धूल के पार्टिकल हवा में हैं तब तक वो उसमें वातावरण में वो रहेंगे, और जितनी दूर वो धूल जाएगी, हवा जाएगी, वहां तक वो फैल सकता है। तो 2 मीटर 2 गज क्या 20 गज ना दूर तक जा सकता है। तो ये जो पोल्यूशन है ये एक अच्छी चीज नहीं है, इससे और बीमारियां, सांस की बीमारियां तो होती ही हैं। अभी ये कुछ साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा सिद्ध हुआ है कि एयर पोल्यूशन से भी कैंसर हो सकता है। तो दिल्ली में वायु पोल्यूशन सबसे अधिक है। तो हम लोग ये सुनते हैं कि एयर पोल्यूशन, एयर इन दिल्ली इज मोस्ट पोल्यूटेड इन द वर्ल्ड, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड बोलते हैं एयर पोल्यूशन वाइज ना। तो उससे उसके क्या प्रमाण है कि कैंसर हो सकता है। भारत में सबसे अधिक कैंसर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है, वो दिल्ली में है सबसे अधिक। 41 लेडीज पर 100,000 पॉपुलेशन, 41 लेडीज पर 100,000 पॉपुलेशन, 1 लाख में 41 महिलाओं को स्तन कैंसर हो रहा है, जो कि दिल्ली में सबसे अधिक, पूरे देश में देखा जाए तो सबसे अधिक है दिल्ली में। पुरुषों में सबसे अधिक लंग कैंसर हो रहा है दिल्ली में, वो भी। तो एयर पोल्यूशन इज रिलेटेड टू मेनी डिजीजेस, खांसी, जुकाम, कॉफ, आस्थमा, सांस की बीमारी, वो सब तो है ही, और कोरोना का स्प्रेड, और दूसरी इन्फेक्शन का, टीबी का स्प्रेड, और साथ साथ कैंसर से भी संबंध है, क्योंकि वो जो पोल्यूशन में जो विषैले तत्व हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाके और डीएनए को डैमेज कर देते हैं। तो डीएनए डैमेज जब हो जाता है तो उससे कैंसर हो सकता है। जी सर, आपने जैसे ये सारी चीजें बताई, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि पोल्यूशन से बचने के लिए हमें कौन सा एक स्पेसिफिक मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन मास्क तो आपने कहा कि सिर्फ सर्दी, तो अभी जुकाम, तक तो कोरोना के लिए तो जो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं वो N95 है। N95 का अर्थ होता है कि वायु में जो 95% तत्व कीटाणु हैं वो उनको फिल्टर कर देगा, 5% फिर भी जा सकते हैं, एक N99 भी जाता है। 99 का अर्थ हुआ कि 99% जो जीवाणु कीटाणु हैं वायु में व्याप्त, उनको फिल्टर कर देता है, 1% उसमें भी जा सकता है। लेकिन वो जो हमारे डॉक्टर और स्टाफ, नर्स आदि जो कोरोना की मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनको जो हाई रिस्क हैं,
उनको वो पहनने को कहा जाता है, क्योंकि उससे बहुत सांस फूलती है। अगर आप वो पहन लीजिए तो आपको दम घुटेगा। N95 से भी कुछ लोगों को सांस में दिक्कत होती है, क्योंकि वो बाधा पहुंचाती है वायु के प्रवाह में। तो ये अर्थ है। तो साधारण कपड़े का मास्क तो नहीं है, इस ऐसे प्रदूषित वायु के समय तो ठीक नहीं है, स्वच्छता के हिसाब से देखा जाए तो आपका कहना है कि पोल्यूशन के लिए N95 मास्क सही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी। शुक्रिया डॉक्टर अनुराग हमसे बात करने के लिए और ये खास जानकारी देने के लिए। कोरोना संक्रमण से ठीक हो जाने के बाद भी ज्यादातर मरीजों में कई तरह की शारीरिक दिक्कतें सामने आ रही है। इनमें से जो आम दिक्कतें हैं वो थकान होना, शरीर में दर्द, सिर दर्द। इसकी वजह से कोरोना से उबर चुके मरीजों के लिए पोस्ट कोविड क्लिनिक खोलने की व्यवस्था की गई है, जो कई राज्यों में है। अब महाराष्ट्र के पुणे में एक पोस्ट कोविड क्लिनिक में इन आम समस्याओं के साथ साथ कई मरीज कार्डियक और मानसिक परेशानियों से जुड़ी शिकायतें भी कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह हैं और किस तरह से मरीजों का ध्यान रखा जाता है, इन्हीं जवाबों के लिए हमारी सहयोगी खुशबू ने सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अजित कुलकर्णी से बात की। तो डॉक्टर, पोस्ट कोविड क्लिनिक खुले हुए पुणे में लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो आपके पास पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स आते हैं वो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस लेकर आते हैं आपके पास? जनरली कोविड के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनके कॉम्प्लिकेशंस हम लोग 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक लंग रिलेटेड इश्यूज, उनको क्या लंग रिलेटेड इश्यूज है। दूसरा कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज क्या है। तीसरी कैटेगरी रहती है कि साइकेट्रिक, यानी कि उनको और कुछ तकलीफ हो रही है क्या, साइकेट्रिक रिलेटेड इश्यूज है क्या। और चौथा कैटेगरी में इसके अलावा और कोई तकलीफ है क्या, यानी कि वीकनेस है या है। ये 4 कैटेगरी में हम लोग पेशेंट को डिवाइड करते हैं और उस हिसाब से आगे का प्लान करते हैं। अगर उसका एग्जांपल देना चाहे तो अगर लंग रिलेटेड इश्यूज है तो पेशेंट का मेन कंप्लेंट रहता है ब्रेथलेसनेस रहता है। ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस फूलना, पेशेंट का सांस फूलना रहता है। और वो कैसा रहता है, कभी कभार पेशेंट एट रेस्ट यानी कि बैठा रहता है तो कुछ तकलीफ नहीं होती, लेकिन थोड़ा चले, डेली एक्टिविटी चालू करे तो उसको ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होता है। नाउ ये ब्रेथलेसनेस को टैकल करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, यानी कि फिजियोथेरेपी। तो हम लोग पेशेंट को पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन की तरफ उनको सलाह देते हैं और उस हिसाब से उनका पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन चालू करते हैं। जब पेशेंट को कभी कभार हार्ट रिलेटेड इश्यू होता है, यानी कि सीने में दर्द होना, वापस से सांस फूलना, ये ऐसे टाइम पे हम लोग उनका कार्डियक इवैल्यूएशन करके लेते हैं, यानी हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कार्डियोलॉजी के यहाँ भेज के फिर उसको आगे का ट्रीटमेंट प्लान आउट करते हैं। तीसरा डॉक्टर, ये जो कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रही हैं मतलब कोविड के ठीक होने के बाद भी, तो ये क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है आपके हिसाब से? अभी कैसा रहता है कोविड का, अगर शुरुआती में जो बहुत सारे स्टडी पब्लिश हुए नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में, और नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस से लोगों के या डॉक्टर की जो ट्रीट करते, उनके हिसाब से कैसा रहता है कि कभी कभार कोविड में जो ब्लड में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है या ब्लड के अंदर कुछ उसकी वजह से हार्ट अटैक, यानी कि जो हार्ट को जो खून सप्लाई करने वाली वेसल रहती है उसको हम लोग कोरोनरी बोलते हैं, वो कोरोनरी वेसल में ब्लॉकेज आना और उसकी वजह से हम लोग उसको थ्रोम्बोटिक या एम्बोलिक बोलते हैं, वो थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यानी कि उधर ब्लॉक बन जाता है और उसकी वजह से कभी कभार हार्ट अटैक आ सकता है। अभी ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में इट इज अ नोन फैक्ट कि इसके अंदर कार्डियक रिलेटेड यानी हार्ट रिलेटेड इशू ये आते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग सेग्रीगेट करने की कोशिश करते और फिर कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प लेते और उनके पास भेज देते पेशेंट। तो सर, अभी जैसे आपने अभी बताया कि जो आपने 4 कैटेगरीज बनाई है जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो इसमें जो ये साइकेट्रिक इश्यूज जो होता है, जो लोग मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकते हैं कोविड के ठीक होने के हफ्तों महीनों बाद भी? करेक्ट। कैसा रहता है, अभी उसका एक थोड़ा प्री कोविड से लेके कोविड और पोस्ट कोविड तक का पेशेंट का जर्नी समझ लेना चाहिए। कैसा रहता है, जब अपने को कोविड हो जाता है, शुरुआती के दौर में कैसा था, अगर पेशेंट को कोविड हो गया तो वो गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाते थे एम्बुलेंस में
और वहां पे सेग्रीगेट आइसोलेट करके रखते थे। अब आप एक बार सोच लीजिए, ऐसा अपने को कोविड हुआ है और वो पेशेंट गवर्नमेंट सेटअप में या किसी हॉस्पिटल में आइसोलेट हो जाता है, ना उसको किसी अपने रिलेटिव से मिलने को मिलता है, ना कुछ मिलता है, तो वो 10 दिन 14 दिन एक रूम में बैठा रहता है, उसको रूम से बाहर भी नहीं आता कभी कभार, और वो उसकी वजह से उसका साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस बहुत होता है, और एक प्रकार का फियर फैक्टर दिमाग में रहता है कि मेरे को कुछ होगा क्या, मुझे कुछ होने के बाद पेशेंट मेरे फैमिली का क्या होगा। ये जो फियर फैक्टर रहता है ना, वो काम करता रहता है, और उसकी वजह से ऐसे पेशेंट एंजाइटी में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी कभार इसको हम लोग पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसके अंदर पेशेंट साइकेट डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसमें से उभरने के लिए बहुत टाइम लगता है, और वो और कैसा रहता है, बाद में वो ठीक होके घर आ जाते हैं, घर आने के बाद रूटीन लाइफ में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में वो चलता रहता है, कुछ सर्दी खांसी हो रही, मुझे कोविड तो नहीं हुआ, वापस किसी को दूसरे को हुआ था, अरे उसको कोविड तो नहीं हुआ। तो ये सब चीजों से उभरने के लिए साइकेट्रिशियन की हेल्प बहुत जरूरी रहती है, और ये पेशेंट एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट कोविड या पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर चले जाते हैं, और दे नीड अ हेल्प फ्रॉम द साइकेट्रिशियन, और उसकी बहुत जरूरत लगती है। तो सर ये जो कॉम्प्लिकेशंस आप देखते हैं, तो आपको आपके हिसाब से ये किन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं? क्या ये सिम्टम्स का कोई इसका लेना देना है कि हाँ, जिसको ज़्यादा सिम्टम्स होंगे उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? नहीं, वैसा नहीं रहता। कभी कभार हम लोगों ने देखा है कि जिनको सिर्फ माइल्ड सिम्टम रहते, वो पेशेंट में भी देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर जो मॉडरेट पेशेंट रहते हैं, जिसके अंदर वो लंग इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन वार्ड में एडमिट रहते हैं, कभी कभार आईसीयू में जो पेशेंट थोड़ा आईसीयू में जाते हैं, उनमें इन लोगों में थोड़ा ज्यादा दिखता है, लेकिन बाय एंड लार्ज माइल्ड टू सीवियर, ये तीनों केसेस में ये इलनेस देखने को मिलता है। मोस्ट ज्यादा इलनेस मॉडरेट और सीवियर डिसीज में ये ज्यादा है। ओके सर। तो ये जब केसेस आते हैं तो इनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बाद उनको कितना टाइम लग सकता है ठीक होने में, फिर से वो नॉर्मल होने में? हाँ, करेक्ट। हम लोग चारों कैटेगरी में बात करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जैसे हमने लंग मैंने बोला, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, और लंग जिनके अंदर लंग फाइब्रोसिस, ये सारी चीजें होते हैं, ये पेशेंट को उभरने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है, और उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाते हैं। कार्डियक इशू जो रहता है, वो अगर फट करके ट्रीटमेंट मिल गई तो कार्डियक इशू में पेशेंट जल्दी बाहर आ सकता है, लेकिन साइकेट्रिक इलनेस जो रहता है, उसके अंदर बाहर आने के लिए कम से कम 2 से 4 महीने का टाइम लगता है, कि उससे वो धीरे धीरे अपना लाइफ नॉर्मलाइज करे और आगे आ जाए। ये चारों कैटेगरी एक साथ जुड़े क्यों है? जैसे लंग फाइब्रोसिस से इंप्रूव होने के लिए टाइम लगता है, वैसे उसका साइकेट्रिक इलनेस भी थोड़ा इंप्रूव होने के लिए टाइम लगता है। तो दिस थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, और उस हिसाब से उनका रिकवरी टाइम डिसाइड होता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कभी कभार लंग रिलेटेड इश्यू से इंप्रूव होने के लिए 6 महीने का भी टाइम लगता है। सो दीज आर द लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट आप ऐसे पिन पॉइंट नहीं बोल सकते कि 2 दिन में ठीक हुआ, 10 दिन में ठीक हुआ, 1 महीने में ठीक हुआ, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 2 से 6 महीने से टाइम में वो पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो जाते हैं। शुक्रिया डॉक्टर अजीत हमसे ये खास बातचीत करने के लिए। और अब बारी है कोरोना वॉरियर से मिलने की। ये डेंटिस्ट हैं और कोरोना इंटर्न भी, यानी कोरोना के मरीजों को इन्होंने काफ़ी पास से देखा है। इन्हें भी कोरोना हुआ था, लेकिन वो उससे लड़कर जीत गई और एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त है। आज हमने इनसे बात की है और इनका अनुभव जाना है। नाम है अनिंदिता नवनीत। बिहार के पटना की रहने वाली है। हमारी सहयोगी साक्षी ने इनसे बात की है। आनंदिता जी, आप एक डॉक्टर भी हैं, आपने कई पेशेंट्स को संभाला इस दौरान। जब आप कोरोना पॉजिटिव हुई, क्या फीलिंग थी आपकी? जब मुझे कोरोना हुआ तब मुझे अपनी फिक्र कम थी, बट मेरे घर वालों की ज्यादा थी। जैसे कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो इसमें क्या होता है कि आपको किसके चलते हुआ आपको पता नहीं है, लेकिन आप कितनों को दोगे आपको इसका टेंशन ज्यादा होता है। तो मुझे अपने घर वालों की ज्यादा फिक्र थी, अपने से ज्यादा। कोरोना से नेगेटिव होने में आपको कितने दिन लग गए? किस तरह का संघर्ष था उस दौरान? कोरोना से नेगेटिव होने में मतलब मेरे को 14 दिन से ज्यादा लगे, और
संघर्ष था कि आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो कि आपके चलते आपके घर वालों को परेशानी ना हो जी। थोड़ा परेशानी ज्यादा होती है बस। तो उस दौरान आप कोविड वार्ड में थी या फिर होम आइसोलेट हुई थी, क्या था, क्या तकलीफ नहीं, मैं अपने घर पे थी। मैंने अपने घर पे ही रहकर खुद का ट्रीटमेंट किया और अपने सारे घर वालों को भी सही से देखा। और कोविड वार्ड में जाने के बाद लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं आज आसपास के लोगों को देखकर। तो आप घर में अलग से होंगी? जी जी। हाँ, आइसोलेट थी मैं अपने घर में, क्वारंटीन थी मैं बस। तो उस दौरान आपने क्या दवाइयाँ ली थी, कैसा कुछ ट्रीटमेंट था आपका? उस दौरान मैं ले रही थी वाइसोलोन, जो एक मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, उसको मैंने ओरल लिया। मेरी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी कि मुझे आईवी तक जाना पड़े। मुझे लंग्स उसके दौरान मेरे बॉडी में शुक्र मनाया कि एंटीबॉडी डेवलप हो चुका था, तो मुझे उतनी परेशानियां नहीं हुई। लेकिन फिर भी मेडिसिन प्रॉपर लिया मैंने, वाइसोलोन लिया, फिर फ्लेक्सन एमआर लिया, स्पेक्ट्रिन डीएस लिया, ये सब लिया मैंने। वैसे तो आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन क्या उस दौरान कोई आपको तनाव महसूस हुआ? अगर हाँ, तो किस तरह डील किया आपने? तनाव तो होता है, हर इंसान को होता है, डॉक्टर हूँ बट इंसान तो हूँ मैं भी जी। दिक्कत होती है कि आपको तो जो है सो है, लेकिन आपके चलते कितने लोग आपके आसपास आपसे इफेक्ट हो रहे हैं, आपको उनकी ज्यादा फिक्र होती है। क्योंकि आपकी बॉडी, आपने एंटीबॉडी बना लिया, आपकी बॉडी ने बना लिया, लेकिन आपसे जो बुजुर्ग है, घर के बच्चे, उन्होंने तो नहीं कर पाया ना। तो आप तो साथ में हो। अब आज आपका रिजल्ट आया, लेकिन आप 2 दिन पहले हुए थे जी। तो 2 दिन पहले आप जिन के पास रहे, उनको तो आपसे खतरा है ना जी जी। तो जाते जाते मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप एक डॉक्टर हैं, तो क्या कुछ ऐसा खान पान या प्रिकॉशंस बताएंगी बाकी लोगों को जो कोरोना से अभी जूझ रहे हैं या कोरोना पेशेंट्स हैं, या फिर ऐसे अगर आपको हाँ मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट देखिए, अगर आपको जरा भी मतलब परेशानी लगती है कि मुझे हल्का प्रॉब्लम हो रहा है, या टेम्परेचर अगर आपको 99-100 के बीच में रह रहा है, अगर हल्की भी खांसी हो रही है, तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें। अगर आपको ही नहीं है प्रॉब्लम, तो फिर भी आप एक बार मिल ही लें। अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट करा लें और उसमें अगर आपको पॉजिटिव आता है तो एक सीटी स्कैन करा लें। उससे क्या होगा कि आपको लंग्स अफेक्टेड है कि नहीं है। अगर लंग्स में अफेक्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, आप ओरल ड्रग से ठीक हो सकते हैं। और मेरा एक होगा कि आप जितना हो सके ना पानी वाले खाने खाइए, जैसे कि आप मतलब जिसमें पानी वाला फल हो, जैसे आप तरबूज खा सकते हैं, या आप जूस पी सकते हैं, सारी पानी पी सकते हैं। ऐसा क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस या चीजें भी है आपकी बॉडी में, तो वो यूरिन के थ्रू पास हो जाएंगे जी। मैं तो बस यही सुझाव दूंगी जैसे मैंने किया था अपने लिए। तो आनंदिता, आपको आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से सलाम। और आज के कोरोना कवरेज में बस इतना ही। हमें फीडबैक देना ना भूले, हम आपका मेल जरूर पढ़ेंगे। लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मुझे अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।